हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन कर रहे थे आप? बुद्धिज्म। अब इस चैप्टर को ना आज थोड़ा सा पूरा थॉरली कर लेंगे और स्टार्टिंग कर लेंगे थोड़ी सी जैनिज्म की। बुद्धिज्म का जब हमने लास्ट वो किया था, थोड़ा फास्ट ट्रैक में किया था, थोड़ा जल्द में किया था, ठीक है। तो आज यहाँ पे थोड़ा आराम से नॉर्मल में और थोड़ा और डीपली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो चैप्टर अगर वैसे करने लगोगे तो कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो इरेलेवेंट है, जो एग्जाम्स में नहीं आती, ठीक है। तो उसके ऊपर इतना बिल्कुल फोकस करना वो भी वर्स्ट है, मतलब क्या ही करोगे इतना जाके। सबसे पहले जो नया ट्रेडिशन था, जो नया रिलीजन था, ठीक है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म नया एक रिलीजन डेवलप हुआ था, क्या रीजन था? हर कोई एक एक रीजन बताना। एक तो ना थोड़ा दूर बैठो, ये पूरा झुंड सा बना के बैठे हो उधर, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, एक एक छोड़ दो सारे। स्टार्टिंग पीछे से क्या रीजन था, क्योंकि ये रीजंस तो हमने किए थे ना। तो अब क्लास में ये नहीं है कि बस मैंने 2 घंटे आया, मैं बोल के और निकल गया। तो थोड़ा सा अब आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। बताओ क्या रीजन था? वर्शिप क्या है? लाउडली और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में। क्या टेलीग्राम भेज रहे हो क्या कि एक एक वर्ड भेज रहे हो? हम बताओ। लास्ट काफी रीजंस बताए थे यार, आई थिंक 7 या 8 रीजंस थे। लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज? समझ नहीं आ रही थी क्या? चलो ठीक है। तो मतलब फिर प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्राह्मणिज्म की जो संस्कृत लैंग्वेज को यूज कर रहे थे और ऑर्डिनरी लोगों को प्राकृत समझ में आती थी, तो उससे प्रॉब्लम क्या थी? मतलब ऑर्डिनरी लोगों को क्या करना था ब्राह्मणिज्म करके? मतलब ब्राह्मणिज्म उनको या संस्कृत जो थी उनको सीखनी क्यों थी? क्या मतलब क्या चल रहा था? बताओ। ठीक है कोई बात नहीं यार, मतलब तुम एटलीस्ट तुम्हें कोई रटाफिकेशन यहाँ पे वो थोड़ी ना करवाना है मुझे कि हाँ भाई रटा हो गया, और बस चीज़ों को एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए। और पता होगा, ट्रू नॉलेज होगी तो आंसर हर एक चीज़ निकाल पाओगे। बताओ कि मतलब ऑर्डिनरी पीपल्स की जो लैंग्वेज थी, आपने कहा सर वो प्राकृत होती थी, ठीक है, और जो ब्राह्मणिज्म यूज करते थे वो संस्कृत करते थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी उन लोगों को? भाई चलो ये नॉर्मल पीपल है, इसको नहीं सीखनी ब्राह्मणिज्म या नहीं सीखनी इसको संस्कृत, ये प्राकृत में खुश है, लो इसको प्राकृत आती है, ठीक है, और ये प्राकृत से खुश है। तो एक लैंग्वेज को लेके वो उधर चला गया, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म में चला गया, एक लैंग्वेज को लेके। फॉर एग्जाम्पल इसको नहीं सीखनी संस्कृत, अब बताओ, दो आंसर। उर्वशी नहीं, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि इस आदमी को नहीं सीखनी संस्कृत। रिचुअल्स नहीं, आप इनको कहोगे कि जो नॉलेज होती थी, जैसे आपकी ये थी बुक, जैसे वो थी मनुस्मृति, ठीक है, और थी जैसे धर्मशास्त्र, ठीक है, जो 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 बेसिक बुक्स थी, ठीक है, वो होती थी संस्कृत में। यानी कि इनकी जो टीचिंग्स होती थी, ये जो लोगों को ज्ञान देते थे, वो देते थे संस्कृत में। ब्राह्मणिज्म जो थे वो देते थे संस्कृत में, ठीक है। अब वो जो एक नॉलेज उनको मिल रही है, ठीक है, वो नॉलेज इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही।
यहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई थी, वरना संस्कृत, अब वही बात है, अब आपको संस्कृत आती है, किसी को भी आती हो तो बता दो, किसी को भी नहीं आती, काम चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यही क्लास अब संस्कृत में लेने लग जाऊं तो 90% तो यूं सोएंगे, चुटकी में सो जाएंगे, मस्त नींद आ रही है, एसी चल रहा है, सो जाएंगे, ठीक है। 10% 5 मिनट जागेंगे फिर वो सो जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो तुम्हें नॉलेज मिल रही है, अगर वो तुम्हें लैंग्वेज में, तुम्हारी लैंग्वेज में नहीं है, तो वो नॉलेज तुम्हारे लिए वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शूद्रास होते थे, उनके लिए जो लैंग्वेज होती थी, ठीक है, उनको चाहिए प्राकृत में, मिल उनको रही थी नॉलेज संस्कृत में। तो यानी कि जितना भी जो प्रॉपरली एक नॉलेज होती थी, जो ज्ञान होता था, ठीक है, एक मतलब सोशल ऑर्डर जिसको कहते थे कि भाई अगर आपके साथ जो ऊपर ब्राह्मणिज्म है, क्षत्रिय, वैश्य है, ठीक है, इनको पूरे के पूरे सोशल ऑर्डर्स पता है। रीजन क्योंकि इनको संस्कृत आती है, ये सोशल ऑर्डर से थोड़ा सा बाइकआउट हो जाएंगे। रीजन अब इनको संस्कृत नहीं आती, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी इनको। तो इस वजह से जो बुद्धिज्म जैनिज्म था, उन्होंने अपनी नॉलेज को प्राकृत में ही दिया कि भाई हम अपनी जो नॉलेज है, भाई लोगों को जो ज्ञान है, ठीक है, वो क्यों ना उसी लैंग्वेज में दे जिसमें उनको आती है। अब ऐसा मैं यहाँ पे संस्कृत में दे के तुम्हें पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, फिर फायदा क्या उस चीज का? क्योंकि जब तक हमारे बीच में एक नॉलेज, जो लैंग्वेज का जो ब्रिज है वो नहीं बन पाएगा, तो फिर मेरे ज्योग्राफी पढ़ाने का फायदा क्या है और आपके यहाँ बैठने का फायदा क्या है? तो सेम यहाँ पे था, अगर आपको नॉलेज मिल रही है और वो ऐसी लैंग्वेज में मिल रही है जो इनके समझ ही नहीं आ रही, तो फिर फायदा क्या है? चलो एक हो गया लैंग्वेज। सेकंड, अपूर्वा, एनिमल सेक्रीफाइस। बुद्धिज्म जैनिज्म मस्त एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, यही खूब। क्लास में कितनी पूर्वाएं? बताओ एनिमल सेक्रीफाइस को लेके क्या? को यहां पर क्यों रुक जाते हो आप कि एनिमल सेक्रीफाइस को बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे, जगह देते थे क्या? मैं तो खाई गए आप हैं? सोचो, एनिमल जो सेक्रीफाइस होती थी बुद्धिज्म में, वो क्या होती थी? क्या ना, इसी को कंप्लीट करो, पहले बताते दूसरा। नेक्स्ट, चलो, यानी कि जो ब्राह्मणिज्म में जो रिचुअल्स होते थे, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी क्या कहते हैं रिचुअल करना है, उसमें एनिमल सेक्रीफाइस होता था, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस वो करते थे। तो इस एनिमल सेक्रीफाइस से प्रॉब्लम क्या थी? इस एनिमल सेक्रीफाइस से प्रॉब्लम क्या थी कि जो लोग हैं वो बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ जाने लग गए सिर्फ एक एनिमल सेक्रीफाइस को लेके। बताओ, सोचो, बताओ, कुछ तो होगा। शिखा, इसी को अगला पॉइंट क्या बढ़िया है क्या? कोई मस्त है क्या? हर कोई अगले पॉइंट को बताने पे लगा हुआ है। ये तो पूरा कर लो पहले। किनका? अच्छा, नॉर्मल लोगों का ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन क्या होता है? हाँ, तो ये कौन है फिर? ऑक्यूपेशन थोड़ी ना होता है ये। यानी कि ये था कि जो ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर के साथ अटैच होते थे, ठीक है, जिनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता था, यानी कि भाई जिनका घर, जो कामकाज है, जो घर बार है, वो एग्रीकल्चर से चल रहा है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रीजन दो हुए थे, एक तो आयरन का पता चल गया था, जो टूल्स थे वो आयरन के बनने लग गए थे, तो जो एग्रीकल्चर का जो लैंड था वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग गया,
क्योंकि अब आपके पास एक मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, तो अब आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को मतलब एग्रीकल्चर के लिए बना सकते हो। अब उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो एनिमल होते थे, ठीक है, जो उनके हल चलाने में काम आते थे, ठीक है, यानी कि जो उनकी एग्रीकल्चर में जो काम आते थे, उन एनिमल्स का ये लोग सेक्रीफाइस करने लग गए। यानी कि एक तरह से जो इनका एग्रीकल्चर का जो एक पार्ट था वो तो इनसे छिन गया, ठीक है। यहाँ से तो ब्राह्मणिज्म ले गए इनके एनिमल को सेक्रीफाइस करवाने के लिए, भाई तुम्हें तो सेक्रीफाइस करना, बट यहाँ पे तो काम जो चल रहा है, जो फार्मर का जो काम चल रहा है वो तो इन्हीं एनिमल की वजह से चल रहा है, और जब तक एनिमल नहीं रहेंगे तो एग्रीकल्चर कैसे हो पाएगा। और जब इतने सारे टाइम के एनिमल सेक्रीफाइस होंगे तो एग्रीकल्चर जो है वो तो डिक्लाइन होगा ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से फिर बुद्धिज्म जैनिज्म को लोगों ने अपनाया कि भाई अब हम इनको नहीं मानते, इनको मानेंगे, क्योंकि इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को टोटली बैन कर दिया, ठीक है। यानी कि एक तरह से तो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें हमारी लैंग्वेज में ज्ञान भी दे रहे हैं, पाली या प्राकृत लैंग्वेज में, प्लस हमारे एनिमल का भी सेक्रीफाइस नहीं हो रही, ठीक है। थर्ड, अगला, अब बताना, बड़े उत्सुक हो रहे थे, अगला पॉइंट बता दो, कोई सा भी बता दो। लोअर कास्ट क्या? लोअर कास्ट का सपोर्ट, किस चीज का सपोर्ट और किस में सपोर्ट है? ब्राह्मण्स लोअर कास्ट में थे, हाँ, ऊंचे मतलब एक तो ना पहले जो चीज बोल रहे हो ना एटलीस्ट उसको थोड़ा देखा करो कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि जो तुम बोलोगे ना वही तुम्हारा आंसर राइटिंग में लिखने को आएगा, ठीक है। ब्राह्मण बहुत ऊंचे थे, 6 फुट, हाँ, ये कहोगे सर उनका स्टेटस हाई था, हाँ, तो थोड़ा भाई आप यूपीएससी की तैयारी करो तो मैं आपसे डिमांड रख सकता हूँ कि आपके थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो बाकियों के बराबर ना हो, है ना। चलो, हाँ, जो ब्राह्मण थे उनका जो एक सोशल स्टेटस था वो सबसे हाई था, फिर उसकी वजह से क्या हुआ फिर? यही था आपका अगला पॉइंट, आपका नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? पुष्पा, बताना, आप तो शायद थे उस क्लास में या नहीं थे? इसी पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताना। कास्ट, हाँ, ये कह सकते हो कि सर एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, और क्षत्रिय थे, जो कि अपर कास्ट के लोग थे, ठीक है, वो एक तरह से काफी एक सोशल मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे शूद्रास के साथ, शूद्रा प्लस वुमेन, ठीक है, यानी कि हर एक चीज में, यानी कि इनको वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था, इनको रिचुअल्स में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है, इनको क्या कहते हैं ये इनको ये स्लेव्स अपने वहां रखते थे, अपने कामकाज के लिए रखते थे। फोर्थ चीज, जैसे ये था जैसे शूद्रा और ये जो वुमेन्स थी, ठीक है, टैक्सेस हमने ये पढ़ा था कि जो टैक्स होते थे वो ये देते थे, ठीक है, वैश्य और शूद्र टैक्स देते थे, प्लस और चीज क्या थी, और किस चीज को लेके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था? चलो ठीक है, टेम्पल्स, और हाँ, रूल्स स्ट्रिक्ट थे, किस चीज के रूल्स? यानी कि देखो कोई भी अगर क्राइम होता था ना, ठीक है, क्राइम के लिए अगर सेम क्राइम दोनों ने कर रखा है, यानी ब्राह्मण्स ने भी कर रखा है और शूद्र ने भी कर रखा है, तो दोनों के लिए जो पनिशमेंट होती थी वो अलग अलग होती थी। ब्राह्मण्स के लिए जो पनिशमेंट थी वो बिल्कुल बहुत ही मतलब एक नॉर्मल होती थी, ठीक है, वहीं सेम क्राइम के लिए शूद्र के लिए जो पनिशमेंट थी वो बहुत हार्श होती थी। तो इस वजह से यहाँ पे इनका एक तरह से बॉयकॉट होता था, यानी कि एक डिस्क्रिमिनेट होता था, इस वजह से ये बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल ऑर्डर खत्म कर दिया कि यहाँ पर बुद्धिज्म जैनिज्म में कास्ट सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, कास्ट सिस्टम नाम की चीज ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ब्राह्मण भी गया है और चाहे कोई शूद्र भी गया है, वो दोनों सेम है, ठीक है। और डिस्प्यूट ऑफ
हाँ चलो, यानी कि देखो ब्राह्मणिज्म थे और ऊपर उसके नीचे थे क्षत्रिय। ब्राह्मण्स का काम होता था सिर्फ रिचुअल्स करवाना, ठीक है, और इनका एक छोटे से काम के लिए इनको एक हाई पोजीशन मिली हुई थी। क्षत्रिय जो थे वो अपने एरिया के लिए लड़ते थे, ठीक है, और इनकी जो पोजीशन थी वो ब्राह्मण से नीचे होती थी। तो यहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में एक डिस्प्यूट होता था कि भाई हम ऊपर हैं, ठीक है। और ब्राह्मणिज्म में यानी कि इसमें सॉरी बुद्धिज्म जैनिज्म में क्षत्रिय को हमेशा ऊपर माना गया है, ठीक है। और क्षत्रिय का मतलब होता है रूलर, ठीक है, उस एरिया का रूलर जो कि वहां का राजा है, ठीक है। और जब राजा ही अगर किसी नए रिलीजन को अपनाएगा तो उधर की जो उनकी जो प्रजा है भाई, वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि भाई जब हमारा राजा इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो व्हाई वी नॉट अस। तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों के डिस्प्यूट की वजह से क्षत्रिय को बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ उनको पैट्रोनाइज करना पड़ा, इनको ज्यादा बढ़ावा देना पड़ा, क्योंकि एक तो वो कास्ट सिस्टम को मानते नहीं थे, प्लस बुद्धिज्म जैनिज्म ने क्षत्रिय को ऊपर बताया और ब्राह्मणिज्म में वो अपने आप को ऊपर बताते थे, जबकि इनका कुछ भी काम नहीं होता था। जबकि इवन इनको लैंड टैक्स जो होता था वो भी फ्री था, इनको लैंड ग्रांट भी मिलती थी। तो इस वजह से, ठीक है, यहां तक हो गया था। और उसके बाद हमने फिर चीजें पढ़ी थी। 8 फोल्ड पाथ क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय 8 फोल्ड पाथ? बताओ 8 फोल्ड पाथ क्या होता है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि 8 फोल्ड पाथ कौन से हैं, कौन से हैं का क्वेश्चन बाद में आएगा, बट ये बताओ है क्या ये? उर्वशी, यानी कि अगर किसी इंसान को दुख से मुक्त होना है, ठीक है, यानी एक तरह से सोरो से उसको बिल्कुल फ्री होना है। सोरो का मतलब होता है दुख, ठीक है, उसको ये 8 फोल्ड पाथ दिए गए हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके, ठीक है, जिनको फॉलो करके वो इस दुख से मुक्त हो सकता है। अब वो कौन कौन से हैं? पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक बता दो। स्टार्टिंग आपसे, आपका नाम है? अंजलि। हाँ जी अंजलि मैडम बताओ, ये कोई है? सॉरी, अच्छा गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ जी पुष्पा, राइट, राइट व्यू, ओके। शिखा, राइट थॉट। आंचल, राइट सेंस ऑफ लिविंग हुड। अपूर्वा, राइट कंडक्ट। प्रिंस, राइट मेंटल एटीट्यूड। उर्वशी, राइट स्पीच। लास्ट क्या? राइट फीलिंग्स, अच्छा माइंड फीलिंग्स, ठीक। चलो अब इसमें चीज ऐड करना। बुद्धिज्म या जो गौतम बुद्ध थे उनके थॉट प्रोसेसेस, यानी कि वो किस चीज को लेके क्या क्या सोचते थे, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले गॉड को लेके, गॉड को लेके लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। साथ के साथ गॉड को लेके बुद्धिज्म या जो गौतम बुद्ध थे उनके क्या थॉट थे? गॉड है या नहीं है, भगवान होते हैं या नहीं होते, मतलब इसमें बुद्धिज्म का क्या रोल था, मतलब बुद्धिज्म क्या सोचते थे, क्या थॉट थे उनके इस बारे में? बताओ, करो कुछ तो बताओ, गलत बताओगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा।
चलो लिखो सर, हम तो बैठे हैं कॉपी पेस्ट के लिए। बुद्धा नाइदर रिजेक्टेड, बुद्धा नाइदर रिजेक्टेड नॉर एक्सेप्टेड, नाइदर रिजेक्टेड नॉर एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब ये कि बुद्धा ने गॉड को लेके कोई भी एक ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दिया कि जिससे ये पता चले कि भाई जो गौतम बुद्ध है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। ठीक है, और ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं मिला कि जहां पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर रखा है कि गॉड होते ही नहीं है, ये भी कहीं नहीं मिला। ठीक है, गॉड होते हैं ये भी नहीं मिला। मतलब उन्होंने इस थ्योरी को ना ही एक्सेप्ट किया है ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया। जब मुझसे इस बारे में पूछा गया कि गॉड के बारे में आपका क्या कहना है, तो सेम उनका ये था कि भाई ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई भगवान होते हैं और ना ही वो मना कर रहे हैं कि शायद भगवान नहीं होते। ठीक है, तो पहले तो ये था। सेकंड पॉइंट है वेदास को लेके। वेदास को लेके क्या बोला होगा उन्होंने? बुद्धा ने वेदास को लेके क्या बोला होगा? गुड। तो भाई दूसरे भी पार्टिसिपेट क्या करो। अगर तुम कह दोगे सर वेदास में बिलीव करते हैं, मैं कौन सा तुम्हें पता कुछ कर दूंगा। पता तो एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि हाँ पार्टिसिपेट कितना कर रहे हो कितना नहीं। चलो, बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद। बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद। Now what do you mean by authority? What is authority? और शायद अगर ये अथॉरिटी ही ऐसा वर्ड है जो पूरे के पूरे पिलर के मतलब मेन पिलर है ये, अगर आपने इस अथॉरिटी को समझ लिया तो ये समझो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी? कि रिजेक्ट क्या क्या किसको बता रहे हो आप, मुझे या साइड वाले को? हाँ बताना, व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी? यहाँ पे वर्ड अथॉरिटी क्यों यूज हुआ है? किस चीज को सुपीरियर? तो क्या क्या सुपीरियर, क्या वेदास? देखो अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब ये है, आपका जो वैदिक एज था और लेटर वैदिक एज था। ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ लिखे रहते थे? वेदास में। ठीक है, किसका क्या ऑक्यूपेशन रहेगा, वैश्य क्या कर सकता है क्या नहीं, शूद्र क्या कर सकता है क्या नहीं, ब्राह्मणिज्म को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, कैसे रिचुअल को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो नॉलेज है वो मिली है वेदास में। ठीक है, यानी कि लेटर वैदिक में जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो वेदा है। आज की अथॉरिटी क्या है? आज की अथॉरिटी क्या है? प्रेजेंट टाइम में अथॉरिटी क्या है आपकी? क्यों मैं आपके मतलब आप है? क्यों मैं मतलब जैसे वो हो गया ना भाई, टीचर्स जो है वो भाई बच्चों को मार नहीं सकते। ठीक है, पर ये कौन ही मार सकते हैं? ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट है इनका तो सीधा मरना ही बनता है। बताओ आज के टाइम पे अथॉरिटी क्या है आप लोगों की? क्यों आप लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता? क्यों आप लोगों को कोई किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता? किस चीज के अथॉरिटी पे बैठे हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भाई आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, किसने अथॉरिटी दे रखी है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, कि अगर आपका एक छोटा सा भी फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये छोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है, इनमें भी नहीं, सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कि मेरा ये फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसी अथॉरिटी को मैं खत्म कर दूं, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा दिया मैंने,
तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो रखे रखे रह जाएंगे। फिर आप किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जाओगे? कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा तो किस बेसिस पे जाओगे कि भाई अब कहाँ लिखा है कि भाई आपको टच करने वाले पे आप उस पे केस कर दोगे या फिर आप भाई सुप्रीम कोर्ट आ जाओगे या आपका फंडामेंटल राइट हुआ है? कहाँ लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में? अब तो जी कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो यही वेदा की अथॉरिटी थी, यानी कि सारी की सारी जो चीजें थी, सारे के सारे नॉर्म्स थे लोगों के लिए, वो लिखे होते वेदास में। अथॉरिटी यही थी। ब्राह्मणिज्म भी इसी वेदास के अकॉर्डिंग काम करते थे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, मतलब उनके बेसिस पे करते थे। बुद्धिज्म जैनिज्म ने इसकी अथॉरिटी को ही कैंसिल कर दिया कि जब अथॉरिटी को ही कैंसिल कर दिया तो भाई अब करो जो मर्जी करना है आपको, मैं तो वेदास को मानता ही नहीं हूं। ठीक है, अब जैसे कोई शूद्र है, ठीक है, अब वो वेदास पढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ब्राह्मणम ने उसको टोक दिया कि भाई किस क्यों पढ़ रहा है? वो कहेगा जी ऐसे मन कर गया। ब्राह्मण कहेगा नहीं भाई, वेदास में लिखा हुआ है कि शूद्र जो है वो वेदास नहीं पढ़ सकते, तो भाई ये बुक को छोड़ दे। ठीक है, यानी इसने किसकी बात मानी है? इसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, इसने वेदा की बात मानी है, क्योंकि अथॉरिटी हायर अथॉरिटी वही है, उसके बेसिस पे सारे काम चल रहे हैं। बट अगर यही नहीं है कि अब ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि शूद्र नहीं पढ़ सकते, तो ये आराम से पढ़ेगा। अब ब्राह्मण इसको मना करते रहे, करता रहे, कहीं कहाँ लिखा भाई, तेरी क्यों मानूं मैं? ठीक है, तो यही जो चीज थी, ये अथॉरिटी जो थी वेदास की, वो डायरेक्टली उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और जब एक बार हायर अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया तो सारी चीजें फेल। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कास्ट सिस्टम। थर्ड पॉइंट है कास्ट सिस्टम। उसको लेके क्या किया होगा? ये तो कॉमन सेंस ही है, इतना बुद्धिज्म पढ़ने लग गए तो। हाँ, सेम वही चीजें, क्योंकि अगर कास्ट सिस्टम को ये भी बढ़ावा दे रहे होते तो क्या होता? फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर ये भी कास्ट सिस्टम को मान रहे होते तो क्या होता? कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों को कास्ट सिस्टम से प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो तो उनको ब्राह्मणिज्म में मिल ही रही है। जैनिज्म बुद्धिज्म में भी आगे भी अगर इनको कास्ट सिस्टम की भाई फेस करना पड़ेगा तो फिर फायदा क्या है बुद्धिज्म जैनिज्म का, नए फिलोसफी, नए जो ट्रेडिशन का। ठीक है, तो इसमें लिखना कास्ट सिस्टम में, बुद्धा वाज अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, all types of social discrimination and open his sangh SANGHA संघ to all। ठीक है, देखो जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये आ गए, ठीक है, जो भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है उनको पूरे ग्रुप को कहते हैं संघ। ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म ने सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप ऊंचे हो, ठीक है, या आप छोटे हो, ठीक है, तो वहां चलेगा ये। अगर आप ब्राह्मणिज्म को मानते हो तो उधर है ऊंचा नीचा कि भाई ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, भाई आपका सोशल जो स्टेटस है वो बराबर है। ठीक है, पर जैसे ही अगर आप बुद्धिज्म जैनिज्म को फॉलो करते हो तो आपका जो कद है वो सेम है। शिखा, ठीक है, ऊंचा नीचा तो नहीं। ठीक है, यानी कि अब तुम्हारा जो स्टेटस है, ठीक है, अब वो सेम है। तुम ब्राह्मणिज्म होंगे उधर, इधर आके तुम एक जो वर्ड है आगे यूज करेंगे, जैसे मॉन्क जिसको हमने बोला था, ठीक है, इसको हम और डीप में करेंगे कि अब तुम यहाँ पर जो तुम्हारा स्टेटस है वो अब हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। ब्राह्मणिज्म जैनिज्म, सॉरी ब्राह्मणिज्म हो गया और ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तुम अपना उस संघ से बाहर करना। बट अगर तुमने एक बार बुद्धिज्म जैनिज्म को फॉलो कर लिया, चलो जैनिज्म भी छोड़ भी, हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया, तो अब तुम एक संघ के पार्ट हो। ठीक है, यानी कि तुम यहाँ से हट के अब यहाँ आ चुके हो, तो अब तुम एक संघ के पार्ट हो और अब तुम्हें जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अब ये जितने भी यहाँ के लोग हैं, अब उनका जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट सेम है।
ठीक है, अगला सोल। सोल मतलब आत्मा। आत्मा के बारे में क्या उनका ख्याल था? चलो, बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ठीक है, बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। अच्छा एक बात बताओ, ये थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना, अभी वैसे पहले बता देता हूं। बुद्धिज्म के लिए सोल नहीं है, ठीक है, सोल है ही नहीं, मतलब सोल नाम की कोई, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और जैनिज्म का ज्यादा से ज्यादा फोकस सोल के ऊपर ही था, याद रखना। जैनिज्म के अकॉर्डिंग हर एक चीज में सोल है, हर एक चीज में, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उनके अकॉर्डिंग हर एक चीज में, यूनिवर्स की हर एक चीज में सोल है। ठीक है, वो हम जैनिज्म वाले में बात में करेंगे। बट अभी बुद्धिज्म के टाइम पे ये है कि उन्होंने सोल की अथॉरिटी को भी मना कर दिया कि भाई सोल, आत्मा नाम की कोई चीज वो नहीं होती। ठीक है, ये लिख लेना। आगे लिखना, अगला पॉइंट लिखना, मतलब ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, ठीक है, अलग से थोड़ा सा गैप देके एक अलग से पॉइंट लिखना स्टार्ट करना, कहीं तुम ये फोर्थ पॉइंट के साथ ही फिफ्थ पॉइंट बना दो, ये अलग है। बुद्धा ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर Buddha organized an order of his follower ठीक है, Buddha organized an order of his follower called Sangh। ठीक है, called Sangh। यानी कि देखो, बुद्धिज्म को जो भी फॉलो करने आ रहा है, ठीक है, उस पूरे के पूरे उनके एक ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे के पूरे एक ग्रुप को कहा जाता है संघ। ठीक है, अब इस संघ को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है वो लिखो। द मेंबरशिप ऑफ संघ वॉज ओपन टू ऑल। सबसे पहले इस संघ को कोई भी ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, इट इज ओपन टू ऑल। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बट देयर वर 4 एक्सेप्शंस। याद रखना कि 4 लोग थे, मतलब 4 टाइप के लोग थे जो कि इनको, बुद्धिज्म के संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है, नंबर 1 सोल्जर, जो सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे, दे वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन संघ। ठीक है, और अगर इन सोल्जर्स को भी फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म में ज्वाइन होना है, यानी बुद्ध के संघ में जाना है, तो अपनी किंग, यानी कि जिसके वो अंडर में है, जिसके अंडर में वो सेना बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंडर में वो एक सिपाही है, तो उस राजा से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, अदरवाइज सोल्जर्स को अलाउड नहीं था। ठीक है, थर्ड डेप्टर्स, DEPTORS, DEB,
डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब कर्जदार, जिन्होंने कभी कर्ज ले रखा हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी इंसान के ऊपर कर्ज है तो वो बुद्धिज्म को ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो अपना पूरा का पूरा उसको पेड ना कर दे तब तक वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, डेप्टर्स। ठीक है, थर्ड स्लेव, स्लेव्स। बेसिकली स्लेव्स कौन होते थे? शूद्र होते थे। ठीक है, तो ये जो स्लेव्स होते थे, कई होते थे जो ट्रेड करते थे और कई होते थे जो किसी राजा या किसी बड़े अधिकारी के अंडर में एक तरह से नौकर चाकर का काम करते थे। तो उनको भी बुद्धिज्म ज्वाइन करने का हक नहीं था अंटिल कि वो अपने आप को फ्री ना करवा लें उस अपने मास्टर से, यानी कि जिसके अंडर में वो स्लेव हैं। ठीक है, अगर वो उनसे फ्री हो जाते हैं तो फिर वो अलाउड थे क्या कहते हैं संघ को ज्वाइन करने में। तो ये तीन ही एक्सेप्शंस थे। ठीक है, ये तीन एक्सेप्शंस थे जिसमें जो पर्सन्स हैं वो संघ को यूज नहीं कर सकते। ये तुम्हारा क्वेश्चन इसमें था सीएपीएफ में, यूपीएससी एग्जाम लेता है सीएपीएफ का, पता होगा। अब देखो, ये जो संघ था ना, संघ भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता था। ठीक है, संघ भी दो पार्ट में डिवाइड होता था, डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। देखो, पहले होते थे मॉन्क, याद रखना यहां पे, ये होते थे मॉन्क। मॉन्क वो होते थे जो प्रॉपरली बुद्धिज्म को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनको हर एक चीज की नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, उनके रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके बताए हुए पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उनके बताए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। रूल्स किस में लिखे रहते थे? कौन सी बुक्स में लिखे रहते थे? 3 पी तक पढ़ी थी हमने, विनय पीतक। ठीक है, इस विनय पीतक में इनके लिए, मॉन्क्स के लिए रूल्स लिखे रहते थे। इनके लिए नहीं भाई, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए रूल्स लिखे रह जाते थे। तो वो जो प्रॉपरली उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वो अपने आप को, यानी कि उनको मिलता था मॉन्क का दर्जा कि भाई अब ये एक मॉन्क है। ठीक है, और ऐसे लोग जो सिर्फ अभी बुद्धिज्म से नए नए जुड़े हैं, जिनको उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उतने अभी उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहते थे? क्या? शिखा। नन जो आप कह रहे हो ना, वो यहां होता था। मतलब अगर कोई मेल है तो वो मॉन्क है, और अगर कोई फीमेल है तो वो नन है। ठीक है, चलो आगे आएंगे। ठीक है, इनको हम कहते थे उपासिकाज। उपासिकाज, UPASIKAS। ठीक है, उपासिकाज। और इनका जो नाम था, इनको कहते थे भिक्षु। ठीक है, देखो ये उपासिकाज जो थे, ठीक है, ये वो लोग थे जो अभी नए नए बुद्धिज्म से जुड़े हैं, जिनको अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं पता। ठीक है, अभी हर एक तरह का जो कंडक्ट है वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट अभी बुद्धिज्म से जुड़े हैं, तो दैट इज कॉल्ड उपासिकाज। और जो प्रॉपरली नॉलेज ले चुके हैं, जिनको पूरी नॉलेज है,
ठीक है, जो रिचुअल्स को भी मानते हैं, जो उनके हर एक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनको कहते थे भिक्षु। ठीक है, अभी भिक्षु होते थे दो टाइप के, मतलब दो टाइप के क्या मतलब जेंडर के ऊपर कि अगर मेल है, मेल भिक्षु है तो कहते थे उसको मॉन्क, ठीक है, और अगर फीमेल भिक्षु है तो नन। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखना। देखो इसमें भी क्या होता था, जैसे उपासिका है, अगर कोई इंसान को बुद्धिज्म में ज्वाइन होना है तो सबसे पहले वो किस बात को फॉलो करेगा, मतलब क्या पहले, सबसे पहले क्या बनेगा, वो उपासिका बनेगा। ठीक है, उपासिका बनने से पहले उसको एक सेरेमनी जो है वो मतलब उसको परफॉर्म करनी होती थी, लिखना उसके बारे में, जिसको कहते थे परवरजा, PRAVRAJYA। ठीक है, उसको यहां पे मतलब उपासिका बनने से भी पहले एक सेरेमनी को परफॉर्म करना पड़ता था, जिसको कहते थे परवरजा, और अगर वो इस सेरेमनी को कंडक्ट कर लेता था तो बनता था उपासिका। ठीक है, परवरजा के बारे में एरो डाल के लिखना। इट इज अ सेरेमनी it is a ceremony in which a person declares that he या she जो भी है, that he had taken refuge, REFUGE, refuse in Buddha, Dhamma and Sangha। बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध, धम्म एंड संघ क्या थे? थ्री ज्वेल्स। ठीक है, थ्री ज्वेल्स, यानी कि मैं बुद्धा की अथॉरिटी को भी मानता हूं, ठीक है, संघ में भी बिलीव करता हूं, और धम्म यानी कि जो उनकी ज्ञान है मैं उन चीजों को भी मानता हूं। तो अगर कोई इंसान इन तीनों चीजों को डिक्लेयर करता है कि वो मानता है इन चीजों में, ठीक है, यानी अपने आप को इनमें सौंप रहा है, तो वो बनने के लिए तैयार है उपासिका। ठीक है, अब उपासिका से बनने के बाद क्या बनेगा, वो भिक्षु, और उसके पहले भी उसको एक सेरेमनी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बारे में लिखना अगला पॉइंट डाल के। इस सेरेमनी का नाम होता था उपासम पद। उपासम, UPASAM PADA, ये हो रहा है यहाँ पे, उपासम पद। अब इसके नीचे एरो डाल के, इट इज अ सेरेमनी इन विच उपासक, अब जो एक उपासक है, ठीक है, उपासक टेक मोनास्टिक MONASTIC मोनास्टिक vows, VOWS, vows मतलब ठीक है। और जब ये सेरेमनी होती थी तो जो उसका जो, वैसे मतलब ये लिखने वाली बात नहीं, वैसे बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो कोई इंसान था, ठीक है, यहाँ पे मस्त हेयर स्टाइल उसका, ठीक है, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ इन थ्री ज्वेल्स के अकॉर्डिंग, यानी बुद्धिज्म, बुद्धा को भी मान रहा हूँ मैं, संघ को भी और धम्म को भी। तो वो क्या बन गया,
उपासिक, ठीक है। उसके बाद अगर उसको भिक्षु बनना है, ठीक है, प्रॉपरली एक जिसको कहते हैं ना कि भाई प्रॉपरली एक नॉलेज वाला बंदा, तो उसको एक सेरेमनी करनी पड़ती थी उपासम पद, ठीक है। और उसमें उसको कुछ वॉज यानी कि कुछ शर्तें यानी कुछ वचन लेने पड़ते थे, ठीक है। कसमें मतलब एक तरह से कसम खानी पड़ती थी उन किसी चीज़ों के लिए। प्लस इनके जो हेड थे वो शेव करने पड़ते थे, मतलब पूरा गंजा होना पड़ता था। और इनको येलो रोबीज, येलो रोबीज क्या होता है, वो जो पूरा पहनते हैं ना एक येलो से कलर का है, क्या, हाँ कपड़ा, अच्छा नई चीज बताइए आपने, मैं तो पता नहीं क्या मान रहा था, कपड़ा तो नहीं होगा, चलो येलो कपड़ा, रोबीज, ठीक है। तो ये चीजें उसको स्वीकारनी पड़ती थी, पूरा हेड जो है वो शेव करना पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद वो बन जाता था भिक्षु। आगे लिखना, जब कोई इंसान भिक्षु बन जाता था तो अब उसके लिए अलग से कुछ रूल्स होते थे, ठीक है, कि ये अब ये भिक्षु बन चुका है। अब जो इसके नॉर्म्स हैं, अगर कोई इंसान उपासक है और भिक्षु है तो दोनों के नॉर्म्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे। इनके जो रूल्स थे वो थोड़े ज्यादा टफ रहते थे, ठीक है। इनको लिखना, जो रूल्स होते थे उनको कहते थे, रूल्स को कहते थे पति मोक्ष, ठीक है, पति मोक्ष, जो कि अराउंड 228 होते थे मॉन्क्स के लिए। 228 रूल्स जो थे वो मॉन्क्स के लिए थे और अराउंड 310 होते थे नन्स के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा रूल्स किसके लिए थे, नन्स के लिए। अगला पॉइंट लिखना, द संघ, द संघ वॉज गवर्नड, द संघ वॉज गवर्नड ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, द संघ वॉज गवर्नड the democratic lines and was empowered to enforce discipline among its members, discipline empowered to discipline, empowered to enforce discipline among its member। ठीक है, देखो डेमोक्रेटिक लाइंस वर्ड यूज हुआ एक, डेमोक्रेटिक लाइंस मतलब यानी कि जो संघ होता था ना, अब यहां पे संघ की जो बात हो रही है वो भिक्षु की वो हो रही बात, ठीक है, उसमें मॉन्क्स भी आ गए, नन्स भी आ गए, अब उन्हीं की बात चल रही है। उसमें क्या होता था कि इनमें ये अपने आप में से ही, ठीक है, जितने भी मॉन्क्स होते थे या जितने भी नन्स होते थे उनमें से अपने आप में उनमें से ही किसी एक को वो एक लीडर चुन लेते थे। डेमोक्रेटिक लाइन, तभी वर्ड यूज हुआ है डेमोक्रेटिक लाइन, यानी कि एक इस संघ का अपना एक लीडर होता था और वो लीडर कैसे चुना जाता था, लोगों के द्वारा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक, ठीक है। और ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो संघ है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कौन से रूल्स, पति मोक्ष, ठीक है। और इनके लिए जो संघ होते थे उनकी हर एक फुल मून उनके ऊपर इनकी होती थी मीटिंग, एक असेंबली होती थी, इसके बारे में लिखना, जिसको कहते थे फोर्टनाइट असेंबली, FORTNIGHT, फोर्टनाइट असेंबली, यानी इनकी असेंबली होती थी, ये लोग आपस में मिलते थे, डिस्कशन होती थी, ठीक है। न्यू मून एंड फुल मून पे, न्यू मून एंड फुल मून डेज, न्यू मून और फुल मून पता है क्या होता है कि नहीं पता,
न्यू मून का मतलब होता है जब चांद नहीं दिखाई देता, और फुल मून होता है जब पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो संघ होता था, ठीक है, ये अपने आप में से एक को, किसी को चुना जाता था, एक लीडर को चुना जाता था, जिसको हम कहते थे प्रेसिडेंट इस संघ का। अब ये देखो, ये जो रिचुअल्स होती थी ना, ये जो असेंबली होती थी, ये हर 15वें दिन होती थी। ठीक है, हर 15वें दिन ये जो असेंबली है वो होती थी। प्रेसिडेंट होता था, मतलब पूरी की पूरी एक असेंबली बैठती थी। इस असेंबली में का काम क्या होता था? इस असेंबली में ये होता था कि भाई हर एक मॉन्क्स को ना, मतलब ये पूछा जाता था कि भाई इन 15 दिन के अंदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल 15 दिन के अंदर पहली कोई मीटिंग हुई होगी, इनकी कोई असेंबली हुई होगी, फिर उसके बीच में 15 दिन का गैप, फिर अगली असेंबली। तो इस असेंबली में इनसे ये पूछा जाता था कि भाई आपने इन टाइम पे, यानी कि इन 15 दिनों के अंदर किसी भी रूल को, यानी किसी भी जो पति मोक्ष के अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं, क्या उनको कोई ब्रेक तो नहीं किया? ठीक है, वो मतलब कन्फेस करते थे कि अगर भाई मेरे से कोई रूल टूटा है तो वहां पर आपको कन्फेस करना पड़ता था कि हाँ भाई ये जो एक रूल था ये मेरे से टूटा है। ठीक है, ये इसे मेरे से ब्रेक हुआ है। ठीक है, या फिर लोग दूसरे का भी बता सकते थे कि भाई कोई मान के चलो संघ में कई लोग हैं, तो वो अपना ना बता के किसी और का भी बता सकता था कि भाई इसने मेरे आगे ये रूल को ब्रेक किया था। तो ये चीजों को ध्यान रखा जाता था कि जो भिक्षुज हैं, ठीक है, वो इन पति मोक्ष के अंदर जो रूल लिखे हुए हैं उनको एक स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और कई चीज ऐसे होती थी, कई बार तो रूल ऐसे होते थे, कुछ रूल्स ऐसे होते थे कि अगर वो रूल्स आपने ब्रेक किए तो शायद आपको पूरे को पूरे संघ से ही बाहर निकाल दिया जाता था, यानी कि आप भिक्षु बनने लायक ही नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता था। ठीक है, तो आगे लिखना इसके बारे में। इन these assemblies which took place at every 15 days, which took place in every 15 days, ठीक है, क्या कहां तक लिख लिया? इन एवरी 15 डेज। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन या डिस्कशन या डिस्कस्ड, यानी कि ये जो असेंबली होती थी इन भिक्षु की हर 15वें दिन, ठीक है, इन 15वें दिन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता था जिसके अंडर में ये असेंबली जो कि रखवाई जाती थी। प्लस इसमें जो काम होते थे वो होते थे फॉलोइंग। नंबर 1, न्यू रेजोल्यूशन वर पास्ड, यानी कि कोई नया काम करवाना है, कोई नया रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाता था। ठीक है, यानी कि कोई नया रूल है या कोई नया काम है या कोई नई चीज आई है जिसको अपनाना है, तो वो डिस्कशन होता था। सेकंड पॉइंट, members could confess if they had broken any pati moksha rule। ठीक है, पति मोक्ष रूल खुद भी कन्फेस कर सकते थे, ठीक है, दूसरों का भी बता सकते थे कि भाई इसने तोड़ा है, मना कर रहा है। ठीक है, और कुछ 4 रूल ऐसे होते थे कि अगर आपने उन रूल्स को ब्रेक किया तो फिर आप भिक्षु के उसमें हो ही नहीं, कि क्योंकि
भाई ये काम अगर आपने मान के चलो भिक्षु होके ये इन चारों में से कोई काम कर दिया, तो ये काम तो उपासक या वो भी कर रहा है जो कि बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आप में और इनमें क्या डिफरेंस हो गया? तो इस वजह से उसको संघ से ही निकाल देते थे। दीज आर 4 जो रूल्स थे, लिखना 4 रूल्स which if broken, 4 rules if which broken leads to expulsion from संघ। पहला, killing someone, थर्ड, talking what is not given, सॉरी सेकंड है taking what is not given, थर्ड सेक्सुअल कंडक्ट, एंड फोर्थ मेकिंग फॉल्स क्लेम। ठीक है, और इनको कहते थे अगर ये इनमें से चारों में से रूल में से भी कोई भी ब्रेक हुआ, ठीक है, तो वो हटाए जाते थे, जिसको कहते थे प्राजिका। ठीक है, अब ये जो मॉन्क्स थे उनके बारे में आपने देख लिया कि इनके जो रूल्स लिखे रहते थे वो लिखे रहते थे पति मोक्ष में। ये था तुम्हारा सीडीएस में क्वेश्चन, पति मोक्ष को लेके सीडीएस में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूपीएससी, सीएससी वाला, ठीक है, या ईपीएफओ, इनमें से अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो हो सकता है कि भाई अगर इस एग्जाम में पूछा गया तो शायद वो तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ ले। ठीक है, अब देखो ये जो बन गए मॉन्क्स, ठीक है, ये जो मॉन्क्स बन चुके हैं, यानी कि अब मॉन्क्स टोटली हो गए, मतलब मॉन्क्स प्लस नन भिक्षु जो हो गए। ठीक है, और ये प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं अपने पति मोक्ष को। ठीक है, सेकंड चीज, रूल्स को भी ब्रेक नहीं कर रहे। बट अब इनका काम क्या है? मॉन्क्स का काम क्या है, भिक्षुस का काम क्या है? कौन सी टीचिंग्स? यानी कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं उनको दूर दूर तक फैलाना, लोगों तक फैलाना, वो काम होता था इन भिक्षुस का, इन मॉन्क्स का। ठीक है, कि यानी कि लोगों तक इनकी पूरी टीचिंग को फैलाना। ठीक है, यानी कि ये जो लोग थे वो लंबे लंबे टूर्स पे जाते थे, पूरे इंडिया का भ्रमण करते थे। ठीक है, चाहे विंटर हो भाई, चाहे समर्स हो, ठीक है, रेनी सीजन्स में कई बार ये गुफाओं में रुक जाते थे, जिनको विहारा कहते थे। ठीक है, वो तो बहुत बाद आए थे, बट उससे पहले ये लोगों का काम ये था कि इंडिया में पूरे के पूरे एरिया में घूमना, ठीक है, बुद्धिज्म की बातों को फैलाना। ठीक है, ये काम होता था इन भिक्षुस का। तो इसमें पॉइंट ऐड करना, the monks were organized into Sangh for the purpose of spreading the teaching of Buddha. ठीक है, for the purpose of the spreading of teachings of Buddha, और इस टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए ये जो मॉन्क्स होते थे ये जगह से जगह घूमते रहते थे, लोगों तक इनकी बातें जो है वो पहुंचाते थे।
अब इसमें एक चीज वर्ड ऐड करना, एक सेकेंड। चलो देखो, अभी हमने बात की कि जो ये मॉन्क्स होते थे, ठीक है, वेदर टू वेदर, प्लेस टू प्लेस विजिट करते रहते थे बुद्धा के टीचिंग को फैलाने के लिए। एक ऐसा सीजन होता था, रेनी सीजन, ठीक है, जब ये जो बुद्धा, ये जो मॉन्क्स होते थे, ये स्टे करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। बाद में जैसे पता होगा आपको, अगर आपने जैसे पहले पढ़ रखा होगा, तो विहारा बनाए गए थे, ठीक है, जैसे गुफाएं होती थी ना, उनको विहारा कहते थे। विहारा का मतलब होता है एक तरह से रेस्ट हाउस, आराम करने के लिए जगह। तो वो इन्हीं के लिए बनाई गई थी, मॉन्क्स के लिए, क्योंकि ये ट्रैवल करते रहते थे, लंबे टूर्स पे जाते थे, ठीक है। और ये सिर्फ एक टाइम पे रुकते थे, मतलब वरना ये चलते रहते थे, सिर्फ रेनी सीजन्स को पे ये रुकते थे, वरना हर एक सीजन में इनकी जो मूवमेंट थी वो होती रहती थी। रेनी सीजन्स को कहते थे, लिखना, रेनी सीजन को कहते थे वसावस, VASSA, VASSA, VASA, VASSA टर्मिनोलॉजी थी आपके एग्जाम्स में ये, ठीक है।
इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिखवा दिए। द ओनली टाइम, वसा वस के नीचे एरो बना के, द ओनली टाइम when the monks were to stay in one place and not move during the rainy season. ठीक है, और देखो उसके बाद क्या होता था, जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता था, ठीक है, जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता था, उसके बाद ये जो मॉन्क्स थे जो आसपास के एरिया में रुके हुए थे, यानी कि जो बारिश के टाइम पे रुक गए थे, ठीक है, ये आपस में फिर मिलते थे। ठीक है, ये सारे आपस में आके फिर एक जगह पे मिलते थे। फिर ये एक असेंबली होती थी जो कि ठीक रेनी सीजन के बाद होती थी, यानी कि मान के चलो किसी कोई एरिया है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के एक मिलते थे, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश हो रही है और उधर मान के चलो 10 मॉन्क कहीं गए होते, वो कहीं कहीं रुक गए। जैसे ही बारिश खत्म होती थी ये मॉन्क्स दोबारा फिर आके मिलते थे, ठीक है, और फिर एक असेंबली होती थी, और इस असेंबली में फिर क्या डिस्कशन होता था, हाँ, क्या इनमें से किसी ने पति मोक्ष के रूल को ब्रेक तो नहीं किया, कन्फेस करना होता था, अगर नहीं किया तो ठीक है, और अगर कर दिया और उन चारों में से कोई हुआ तो बाहर। ठीक है, इस असेंबली को, यानी कि जो रेनी सीजन के बाद जो असेंबली होती थी, इसको कहते थे पवरना। ये भी तुम्हारे एग्जाम में टर्म था, पवरना, PAVARANA। और जैसे ये असेंबली खत्म हो जाती थी, ये मॉन्क्स जो थे वो दोबारा अपनी जो जर्नी थी वो दोबारा से स्टार्ट कर लेते थे। ठीक है, टू प्रीच बुद्धास टीचिंग। तुम कर लोगे इतने रूल फॉलो? तुम्हारी हंसी ने सब कुछ बता दिया कि सर एक रूल भी फॉलो ना हो। ओके, उसके बाद ये देखो, संघ, संघ मीन्स ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, एंड नन्स भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ भिक्षु बोल सकते हो, भिक्षु में दोनों आ गए। ठीक है, भिक्षु में दोनों आ गए, और मॉन्क्स सिर्फ मेल और नन फीमेल। इनमें से काफी सारे बहुत होंगे ऐसे तो मॉन्क्स, ठीक है, पर इसमें से कुछ होते थे चार बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट मॉन्क्स थे। पहला था उपाली, पहले थे उपाली, UPALI। सेकंड थे मोगलन, MOGGALLANA। ठीक है, मोगलन। थर्ड थे आनंद, आनंद। और फोर्थ थे अश्वजीत, ASVAJIT, अश्वजीत। ठीक है, देखो बुद्धा जब तक जीवित थे, ठीक है, जब तक वो जी रहे थे, तो बुद्धिज्म इन मॉन्क्स ने काफी प्रीच किया, काफी लोगों को फैलाया, मतलब बुद्धिज्म काफी फैलाया। और बुद्धा के टाइम पे, यानी कि जब बुद्धा जीवित थे, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म सबसे ज्यादा फैला है। नॉर्थ इंडिया में, याद रखना, अभी तक बाहर कंट्री में नहीं गया है। ठीक है, अभी सिर्फ इंडिया में ही है। और ये जो था, क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो फैला है बुद्धिज्म, ये फैला है जब बुद्धा जीवित थे। ठीक है, तो इसके लिए लाइन लिखना,
बुद्धिज्म मेड रैपिड प्रोग्रेस इन नॉर्थ इंडिया even during Buddha's lifetime. ठीक है, यानी कि बुद्धा के रहते रहते बुद्धिज्म नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा फैला। ठीक है, और ज्यादा फैलने का क्या मतलब हुआ, जब वहां के किंग्स भी, ठीक है, उस एरिया के मतलब नॉर्थ इंडिया के जितनी भी अलग अलग एरिया के जो किंग होते थे वो भी इस चीज को एम्ब्रेस करे, मतलब उस चीज को पैट्रोनाइज करे। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट, रूलर विच एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वर यानी कि किन किन रूलर्स ने या किन किन एरियाज ने, किन किन किंगडम्स ने बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा अपनाया और ज्यादा फैलाने में हेल्प की। सबसे पहले मगध के सबसे पहले राजा कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को। यानी कि जब मॉन्क्स इनके पास आए, ठीक है, बुद्धिज्म की टीचिंग लेके, तो उनसे काफी इंस्पायर हुए, और जब इन्होंने फिर बुद्धिज्म को अपनाना शुरू कर दिया, पैट्रोनाइज करना शुरू कर दिया, और जब राजा ही पैट्रोनाइज कर रहा है तो फिर उधर की जो प्रजा है वो ऑटोमेटिकली उस रिलीजन की तरफ टिल्ट हो जाती है। सेकंड है कोशला, सेकंड किंगडम है कोशला। कोशला के जो रूलर थे वो थे प्रसेनजीत। थर्ड है कौशाम्बी। कौशाम्बी के थे उदाइन। ठीक है, और फोर्थ थे कपिलावस्तु। ठीक है, उसके बाद लगभग 40 इयर्स तक, ठीक है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 40 इयर्स तक बुद्धिज्म ने एक ग्रेट हाइट को अचीव कर लिया था। काफी बड़े बड़े रूलर्स ने इनको पैट्रोनाइज किया, काफी लोगों ने इनको फॉलो किया। मतलब ये था कि उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बुद्धिज्म की तरफ टिल्ट हो रही थी। ठीक है, मतलब ये हेल्प, और इसको पूरे को करने में किसकी ज्यादा से ज्यादा किसका वो था कंट्रीब्यूशन, मॉन्क्स का, क्योंकि वही जगह जगह जाके बुद्धिज्म को फैला रहे थे। ठीक है, तो इन 45 इयर्स तक, 45 इयर्स कब तक, कब से लेके कब तक, 45 इयर्स लेके कब से कब तक, यानी कि जब बुद्धिज्म जो थे, गौतम बुद्ध थे, वो बुद्ध बने थे, जब उनको बुद्ध का दर्जा मिला था। बुद्ध का दर्जा कब मिला था उनको, जब उन्होंने पूरी की पूरी एनलाइटमेंट ले ली थी। ठीक है, मतलब उनको पूरी मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, एनलाइटमेंट जिसको हम कहते हैं निर्वाणा। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, यानी कि जब उनको पूरी की पूरी नॉलेज हो चुकी थी, बॉडी ट्री के अंदर मेडिटेशन करने बैठे थे। ठीक है, जब उनकी जो पूरी की पूरी मेडिटेशन खत्म हो गई थी, यानी कि जब उनको पूरी प्राप्ति हो गई थी, तब से लेके उनकी डेथ तक, ठीक है, उनकी डेथ तक बिल्कुल एक तरह से जो बुद्धिज्म था वो बिल्कुल रैपिड ग्रो किया था। ठीक है, लोगों ने काफी फैलाया, मॉन्क्स ने काफी फैलाया। ठीक है, काफी लोगों ने इनको सराहाया, इनको फॉलो किया, जो बड़े बड़े रूलर्स थे वो भी इनको फॉलो करते थे। ठीक है, इन 40 तो मतलब इसके टाइम स्पैन पे, तो इसके लिए लिखना ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, during the lifetime of Buddha, Buddhism had achieved a rapid progress in North India, ठीक है। पर अब देखो, जब इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, जब इनकी डेथ हो चुकी थी
उसके बाद कई चीजें, कई इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। नंबर 1 जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। क्या रीजन था बुद्धिस्ट काउंसिल का होने का? ठीक है। सेकंड, बुद्धिज्म अब्रॉड कैसे गया, मतलब इंडिया से बाहर कैसे पहुंचा। ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा, हम पहले ये बात करते हैं रूलर की। तो जब बुद्धा की डेथ हो गई थी, ठीक है, बुद्धा की डेथ के बाद कौन से रूलर ने सबसे ज्यादा पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को? बताओ। अशोका ने। अच्छा ये बताओ, बुद्धा की जब डेथ हुई थी तो मगध का राजा कौन था? किसके रीजन के टाइम पे बुद्धा की डेथ हुई थी? अजातशत्रु। गुड। अजातशत्रु किस डायनेस्टी के थे? हर्यंका की कैपिटल? ठीक है। तो इसमें लिखना अबाउट 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा के 200 साल बाद, मतलब बुद्धा की डेथ के 200 साल बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, द अशोका रूलर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, ठीक है। अशोका सेंट हिज मिशनरी, Ashoka sent his missionaries to spread Buddhism into West Asia and Ceylon। सेलोन कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। पहले टाइम पे श्रीलंका का नाम सेलोन होता था। ठीक है। तो अशोका का मेजर कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज्म को बाहर तक फैलाने का। ठीक है, यानी कि अब बुद्धिज्म बाहर तक भी फैलाने लगा। बट अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या आने लगी भाई, बुद्धा की जो डेथ हुई थी उसके बाद, ठीक है, भिक्षुस थे, ठीक है, भिक्षुस थे। यहां पर जो भी चीजें होती थी, नॉर्म्स होते थे, या जो पति मोक्ष वाले रूल्स होते थे, ठीक है, या जो बुद्धा की जो टीचिंग होती थी, ठीक है, जो टीचिंग होती थी वो एक एज अ मेमोरी होती थी। मेमोरी मतलब याद होती थी, यानी कि उनको लिखा नहीं जाता था। ठीक है भाई, जैसे हम हैं सारे, ठीक है, हमें जो टीचिंग्स है वो याद है, ठीक है, हमने कहीं लिख नहीं रखी उन टीचिंग्स को, जब तक बुद्धा की वो डेथ नहीं हो गई थी। मतलब बुद्धा के लाइफ टाइम पे, यानी कि जब बुद्धा जीवित थे तो वो सारी की सारी जो बातें थी वो एज अ मेमोरी होती थी कि भाई हमें सारी जो चीज़ है वो हमें ज्ञान है उन चीज़ों का। ठीक है, हमें से कोई ज्वाइन करता था तो उसको भी वो चीज़ें पढ़ा दी जाती थी, कोई छोड़ के चला गया और कोई नया आ गया तो उसको भी वो चीज़ें जो थी वो बताई दी जाती थी। बट बुद्धा की डेथ के बाद इन टीचिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इनको जो है वो लिखा जाए, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज्म क्या हो रहा था, फैल रहा था। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलेगा तो उन चीज़ों को लिख के किताबें में बांटना वो ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू अगर हम मॉन्क्स को भेजे तो इस वजह से बुद्धा की टीचिंग को लिखा जाने लगा कि भाई अब टाइम आ गया है कि इन टीचिंग्स को हम लिखें और लिख के और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज्म को फैलाएं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में। इस वजह से बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पहली, जिसमें ये डिसीजन लिया गया, ठीक है, जिसमें ये डिसीजन लिया कि अब इन टीचिंग्स को हम लिखेंगे। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल लिखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा।
प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स मतलब प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स मतलब तो अगर मैं इसमें कहूं कि कुछ ऐड ऑन हो जाएगा तो क्या मतलब हुआ? हाँ, अपने से मतलब ये कि भाई उन टीचिंग्स को ओरिजिनलिटी दिखाने के लिए ऑथेंटिक रहें तो उनको लिख दो, ताकि उसमें कोई ऐड ऑन ना कर पाए अपनी मर्जी से कि भाई मैं मान के चलो सारे गए, कोई ना आया, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से भी कोई 2-3 चीजें जो थी वो ऐड कर दी कि तुम वो बुद्धा क्या क्या कहते हैं कि लीडर को टैक्स देना है, ठीक है, और आती टैक्स देना है और अभी देना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीजें फालतू में कोई अपनी तरफ से कोई ऐड ऑन ना कर ले, तो वो इसलिए उन टीचिंग्स को ये कहा गया कि अब इन टीचिंग्स को हम लिख देंगे ताकि एक ओरिजिनलिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगृह में, आज के बिहार में है, ठीक है, प्रेजेंट डे बिहार में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी, जैसे ही बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक है, 483 बीसी में, उसी साल ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, चेयर मतलब किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। तो लिखना उसमें किंग जो थे उस टाइम के किंग वो थे अजातशत्रु, और चेयरमैन जो थे यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जिनके अंडर में ये असेंबली हो रही थी वो कौन थे? वो कौन थे? वो थे महाकसप्पा, MAHAKASSAPA, महाकसप्पा। और ये कौन थे? ये मॉन्क थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क में से ही एक मॉन्क थे। जैसे ये बुद्धिस्ट मॉन्क है तो इन्हीं में से एक मॉन्क थे महाकसप्पा, जिन्होंने इस असेंबली को, इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था, ठीक है। और इसका जो कंक्लूजन था वो क्या था? इसमें जो थी वो टीचिंग्स जो थी इनको मेंशन किया गया था, लिख लेना। 2 बुक्स वर क्रिएटेड, इस टाइम पे 2 बुक्स का क्रिएट हुआ था। पहली थी विनय पिटक, जो कि लिखी थी किसने? उपाली ने। उपाली कौन थे? मॉन्क, इन्हीं में से एक मॉन्क थे ना जिन्होंने बुक लिखी थी विनय पिटक। और जो आनंद थे, आनंद, उन्होंने लिखी थी सूत पिटक। ठीक है, यानी कि जो 2 बुक्स आई थी वो आई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, विनय पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक में इन मॉन्क्स के लिए सारे के सारे रूल्स लिखे जाते थे, ठीक है, कैसे कैसे इनका काम क्या होगा, क्या इनका डेली रूटीन होगा, सभी के सभी। और सूत पिटक में ओरिजिनल टीचिंग्स यानी कि बुद्धिज्म ने जो, गौतम बुद्ध ने जो ओरिजिनल ज्ञान दिया था, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो एज इट इज बुक में लिख दी सूत पिटक में, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी यानी 100 साल बाद। कहां हुई थी? वैशाली में। ठीक है, रूलर कौन थे? कौन था किंग जिन्होंने करवाई थी? काल अशोका। किंग जो थे वो थे काल अशोका। काल अशोका किसके थे? शिशुनाग के, ठीक है। और जो टीचिंग्स हुई थी, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, चेयरमैन थे, वो थे सबाकमी, SABAKAMI, सबाकमी, ये भी एक मॉन्क थे।
ठीक है, अब देखो यहां से इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये कहूंगा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से, कि जहां से बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन था वो शुरू हो गया। ठीक है, यहां से बुद्धिज्म में आपस में मतभेद होने लग गए। इधर जो बंदा बैठा हुआ है हाथ जोड़े, ठीक है, कि मॉन्क्स के भरोसे सब चल रहा है, और मॉन्क्स ही आपस में अगर डिस्प्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मॉन्क्स में अगर आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर इनका क्या, ये किन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? ठीक है, ये किन को फॉलो करेंगे, इन मॉन्क्स को या इन मॉन्क्स को? यानी कि जब बुद्धिज्म में डिवीजन होने लग गया, तो फिर जो फॉलोअर्स थे उनमें भी फिर एक तरह से ट्रस्ट जो है वो नहीं बना रहेगा, कि यार हम तो ये मान रहे थे कि इनमें एकता है, इनमें इनके जो डिसीजन है वो सब एक सोल है। सोल का मतलब हो गया सभी के एक समान है, ठीक है, कोई किसी को ओपोज नहीं कर रहा है। बट बुद्धा जी क्या गए, ये तो आपस में वो होने लग गए। ठीक है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इस चीज को लेके कि क्या विनय पिटक में और रूल्स को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लिखना इस चीज के बारे में। some monks wanted to add more rules in Vinaya Pitak. ठीक है, यानी कि देखो ये अगर संघ है पूरा, ठीक है, और इसमें से फॉर एग्जांपल इतने परसेंट लोग, ठीक है, इतने परसेंट जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इनमें कुछ नई कई चीजें जो है वो ऐड ऑन हो जाए विनय पिटक में, ठीक है, ऐड हो जाए। और ये कहते थे नो ऐड, नहीं भाई कोई ऐड नहीं करना, जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही इसको ओरिजिनलिटी को बनाए रखो। ठीक है, ये थे माइनॉरिटीज में, मतलब ये थे लोग कम, ये थे मेजोरिटी में। ठीक है, जो चाहते थे नई चीजें ऐड होना वो थे माइनॉरिटी में, और जो लोग चाहते थे कि भाई उसमें अब कुछ भी ऐड नहीं करवाना वो थे मेजोरिटी में। इनको क्या बोला गया ये लिखना, ऐसे मॉन्क्स को बोला गया स्थावरदिन्स। ठीक है, STHAVRA वदिन्स, VADINS, स्थाविरा वदिन्स। ठीक है, जो कि होते थे ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, मतलब पुराने ख्यालों वाला। ठीक है, पुराने ख्यालों वाला। और ये होते थे अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ये होते थे अनऑर्थोडॉक्स, और इनको बोला जाता था महासंघिकाज, महासंघिकाज। ठीक है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में मॉन्क्स का आपस में डिवीजन हो गया, याद रखना। ठीक है, यहां पे जो मॉन्क्स थे वो डिवाइड हो गए आपस में। ठीक है, स्थावरदिन्स STHRAVIRAVADINS, स्थावरदिन्स, जो ये चाहते थे कुछ नई चीजें ऐड हो जाएं, और कुछ लोग थे जो चाहते थे ऐड ना हो, यानी कि मॉन्क्स में अब डिवीजन हो गया। ठीक है, मॉन्क्स में आपस में डिवीजन हो गया, कब हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हुई 250 BC में, कहां हुई थी, पाटलिपुत्र। किसके टाइम पे हुई, किंग कौन था, अशोका। चेयरमैन कौन थे, हुआ था चेयरमैन, चेयरमैन थे मोगली पुत्र तीसा।
मोगलीपुत्र तीसा, जिनको उपारिका भी कहते थे, लिख लेना ब्रैकेट में उपारिका, सॉरी उपागुप्ता, सॉरी उपागुप्ता। ये भी मॉन्क थे, ठीक है, वन ऑफ द मॉन्क, जो उन्हीं में से किसी को चुना गया चेयरपर्सन के लिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, जो थर्ड बुक थी, यानी कि 2 बुक तो हो गई कंपाइल, विनय पिटक और सूत पिटक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, थर्ड जो थी अभिधम पिटक, अभिधम पिटक ये कंपाइल हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब ये बताओ कि ये बुक कौन सी होगी, सोचो, इतना मैं बुक ही बना लेता हूं। कैसे फिलोसफिकल, किस टाइप की फिलोसफिकल, देखो ओरिजिनल टीचिंग्स कहां लिखी रहती थी, सूत पिटक में, इसी को और डिस्क्राइब करके, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में बनाई गई जो थी वो थी अभिधम पिटक, ठीक है। यानी कि देखो समझना, मान के चलो मैं तुम्हें एक बिल्कुल पुराने, बहुत पुराने किसी नोट्स दे दूं, फॉर एग्जांपल आज से 10 साल 15 साल पहले के को मैं तुम्हें नोट्स दे दूं, ठीक है, कि भाई ये पढ़ लो, या फिर मैंने ही उन्हीं नोट्स को, ठीक है, उन्हीं नोट्स को थोड़ा और डिस्क्राइब करके और उसमें क्वेश्चंस डाल के उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके अगर मैंने उन्हीं टीचिंग्स को एक नया फॉर्म दे दिया तो दैट इज कॉल्ड अभिधम पिटक, ठीक है। यानी कि इसमें और डिस्क्रिप्टिव वे में और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ठीक है, और इलेबोरेट करके उसी टीचिंग्स को जो कि सूत पिटक में दी गई थी, उन्हीं टीचिंग्स को और इजी लैंग्वेज में और इलेबोरेट करके एक नई बुक लेके आए जिसका नाम था अभिधम पिटक। उनके पीछे क्या थ्योरी है, ठीक है, फिलोसफिकल का मतलब ये हो जाता है कि उनके पीछे क्या रीजन था ये चीजें लाने का, क्या उनका मोटो था, ठीक है, भाई ये जो ज्ञान था उसमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज्ञान लिखा है सिर्फ, पर उसके पीछे ज्ञान के पीछे रीजन क्या है, क्या उसे अचीव होगा, वो सारी की सारी चीजें जितनी भी थी वो लिखी गई थी अभिधम पिटक इस बुक में, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई थी, ठीक है। फोर्थ, इसमें लिख लेना अभिधम पिटक में थोड़ा, ठीक है, अभिधम पिटक जैसे तुमने लिख लिया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके नीचे एरो डाल के, इट कंटेन्स अ थोरो स्टडी, THOROUGH, थोरो स्टडी एंड सिस्टमैटिक ऑफ टीचिंग ऑफ द सूत पिटक, यानी कि एक प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में बना दिया, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उन सारी टीचिंग्स को एक ऑर्डर में मैच कर दिया, उनके पीछे क्या फिलोसफीज है, क्या रीजन हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू में पूरी की पूरी सूत पिटक को एक नया फॉर्म दे दिया, सिस्टमैटिक ऑफ टीचिंग्स ऑफ सूत पिटक, ठीक है, थ्रू लिस्ट, एक लिस्ट बना दी पूरी, समरीज कि उसमें क्या कहना चाहते हैं, उसमें क्या पीछे उनका जो बिहाइंड है, मोटो क्या है, थ्रू समरीज एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी फर्स्ट एडी में, कहां हुई थी, कहां हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कश्मीर, ठीक है। कौन थे किंग, कनिष्क, किंग जो थे वो थे कनिष्क। कनिष्क किंग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हैं? कनिष्क जो किंग थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कुशान्स,
ठीक है, कुशाना से। तो कनिष्क जो थे वो थे किंग जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। चेयरपर्सन थे वासुमित्रा, चेयरपर्सन थे वासुमित्रा, कश्मीर में हुई थी। और यहां पे क्या हुआ था, यहां पे मेन था कि बुद्धिज्म ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो बुद्धिज्म थे वो ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल तक तो चलो मॉन्क आपस में डिवाइड हुए, अब यहां तो बुद्धिज्म ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था हीनयान और सेकंड था महायान। हीनयान एंड महायान, यानी कि लेसर व्हीकल ठीक है और ग्रेट व्हीकल। ठीक है, ग्रेट व्हीकल और लेसर व्हीकल, ये का नाम किसने दिया है? ग्रेट व्हीकल यानी अपने आप को महायान, मतलब हम बहुत बड़े हैं, और जो दूसरे हैं वो छोटे हैं, नाम किसने दिया है? महायान वालों ने। ये जो ग्रेट व्हीकल और लेसर व्हीकल है ना, ठीक है, ये जो नाम दिया है, ये नाम दिया है इन्होंने ही, महायान वालों ने। क्यों? रीजन देखो, यहां पर अगर कोई इंसान है, ठीक है, यानी कि देखो इनका गोल क्या है हीनयान वालों का, यानी जो हीनयान जो बुद्धिज्म है, इनका गोल ये है कि भाई किसी तरह एनलाइटमेंट कर लो, मतलब मेडिटेशन करो जैसे गौतम बुद्ध बैठे थे, और फाइनल गोल होगा तुम्हारा निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब जो गौतम बुद्ध ने अचीव किया था, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज, ये था इनका गोल कि भाई मैं खुद बैठूं मेडिटेशन करने बैठूं, मुझे पूरा ज्ञान हो जाए, और मेरा गोल ये है कि मुझे निर्वाणा तक जाना है, मतलब निर्वाणा मुझे अचीव करना है। ये था इन लोगों का गोल। इन लोगों का गोल ये था महायान बुद्धिज्म वालों का कि हम तो है रास्ते में, हमें भी अटेंड निर्वाणा ही करना है, ठीक है, बट मेरे साथ अगर कोई और इंसान है जो कि निर्वाणा को अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो पहले मैं इसकी हेल्प करूं ये अचीव करने में, ठीक है, ये अचीव करने में मैं पहले इसकी हेल्प करूं ताकि ये निर्वाणा को अचीव हो जाए। मान के चलो ये अचीव हो गया, ठीक है, और ये थोड़ा सा और आगे तक निर्वाणा की तक पहुंचने वाला है बस, ठीक है, फिर कोई एक और आ गया तो ये फिर इसकी हेल्प करेगा कि भाई मैं हेल्प करता हूं ताकि तुझे निर्वाणा अचीव हो जाए। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है? इसमें ये सेल्फ निर्वाणा के ऊपर डिपेंड है, यानी कि मुझे खुद को, यानी कि कोई इंसान है उसी को निर्वाणा अटेन करना है। यहां पर क्या है? यहां पे दूसरों की हेल्प करी जा रही है कि पहले भाई तुम निर्वाणा को अचीव कर लो, ठीक है, मैं तो कर ही लूंगा बाद में, ठीक है, और ऐसे लोगों को कहा जाता है बोधिसत्वाज। सुन रखा है ये वर्ड? इन ऐसे लोगों को कहा जाता है बोधिसत्वाज, यानी कि बोधिसत्वाज वो इंसान है जो कि सिर्फ अब निर्वाणा को कभी भी अटेन कर सकते हैं, ठीक है, बट वो कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों की हेल्प करनी है। वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो दूसरे लोग निर्वाणा तक अचीव हो जाए, और फाइनली फिर वो जाके जो है वो, मतलब फाइनली फिर वो जाके निर्वाणा को अचीव कर लेंगे। यानी कि वो जानबूझ के निर्वाणा को अचीव नहीं कर रहे ताकि लोगों की हेल्प कर सकें। इस वजह से इन्होंने कहा था कि भाई हमारा जो गोल है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इन्होंने अपने आप को तो कहा ग्रेटर व्हीकल, महायान, ठीक है, और ऐसे लोगों को कहा इन्होंने हीनयान, ठीक है, हीनयान। सेकंड, आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप खत्म, मतलब ये लोग कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, और ये लोग आइडल वर्शिप को मानते थे।
यानी कि ये गौतम बुद्ध की भी आइडल बनाते थे और जो बोधिसत्वाज होते थे, ठीक है, उनकी भी आइडल्स को बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। गॉट इट? ये नहीं कि सिर्फ गौतम बुद्ध की, इवन बोधिसत्वाज भी बहुत अच्छी, जो बोधिसत्वा थी वो भी एक हाई पोजीशन होती थी, ठीक है, काफी उनकी रिस्पेक्ट होती थी, काफी मान्यता होती थी, तो उनकी भी वो पेंटिंग्स या पूजा मूर्ति बनाते थे और फिर उनकी पूजा करते थे, ठीक है। उसमें आर्ट एंड कल्चर वाले में है ये चीजें कि अलग अलग जो केव्स पेंटिंग है, जैसे अजंता केव है, बाग केव है, ठीक है, इन केव्स में बोधिसत्वाज की जो है वो इमेजेस मिली है, ठीक है। तो यानी कि वो उनकी इमेजेस को बनाते थे और ये जो थे ये इमेजेस के टोटली खिलाफ थे, ठीक है। सेकंड, ये पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे अभी भी, और महायान वालों ने संस्कृत को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो डिफरेंसेस बने थे, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ गया, यहीं से बुद्धिज्म का आपस में जो था वो डिवीजन हो गया। और जब बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया तो फिर जो फॉलोअर्स थे वो भी टूटने लग गए कि भाई अब हम किसको माने, इसको माने या उसको माने, ठीक है। नया मॉडर्न जो है, जो मॉडर्न है बिल्कुल, वो तो महायान है, ठीक है। बट मॉडर्न वाली टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है, बट चेंज करके फायदा क्या? ये तो संस्कृत पढ़ा रहे हैं भाई, संस्कृत तो उधर भी थी, ब्राह्मणिज्म में भी थी, ठीक है। तो हमें क्या फायदा हुआ? तो इस वजह से जो फॉलोअर्स थे जो ज्वाइन कर रहे थे बुद्धिज्म को, उनमें डिक्लाइन आ गया कि अब वो लोग इस बुद्धिज्म जैनिज्म कोई नहीं, क्योंकि इनके अंदर ही आपस में डिस्प्यूट चलने लग गया, कभी मॉक्स में चल रहा है, कभी बुद्धिज्म में चल रहा है, ठीक है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस हीनयान और महायान के। अब एक बार चीज लिखना, महायान, बुद्धिज्म, बोधिसत्वाज, ये क्वेश्चन आता है भाई कई बार। इंपॉर्टेंट बोधिसत्वाज कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले है मैत्रेय, MAITREYA, मैत्रेय, MAITREYA, मैत्रेय। सेकंड है अवलोकितेश्वर, सेकंड है अवलोकितकेश्वर, AVA LOKITESH VARA, अवलोकितकेश्वर। थर्ड है मंजूश्री, मंजूश्री MANJUSHRI, मंजूश्री। फोर्थ है वज्रपानी, वज्रपानी। और फिफ्थ है तारा, TARA। ठीक है, देखो इन सारे में से ये जितने भी बोधिसत्वाज हैं, समझ गए बोधिसत्वाज कौन होते हैं, ठीक है। इन जितने भी बोधिसत्वाज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जो जिनकी इमेजेस मिली हैं, ठीक है, वो है मैत्रेय, ठीक है। जिनकी सबसे ज्यादा इमेजेस मिली हैं केव पेंटिंग्स में, वो है मैत्रेय, ठीक है। और पता कैसे चलेगा कि ये वही बोधिसत्वा है? देखो इनके हाथ में ना, इनके हाथ में जब भी जहां पे भी पेंटिंग हुई है, इनके हाथ में ना वो मिला है वास। वास क्या होता है समझ रहे हो? वो गुलदस्ता सा नहीं होता, ठीक है, वो है। मैं दिखाता हूं अगर मिल जाए तो।
ये देखो, ये है मतलब इनकी जो हाथ में जो है वो हमेशा आपको एक वास मिलेगा। देखो इस टाइप में, तो जो भी इनकी इमेजेस मिली हैं, ठीक है, या जो भी इनके ये आइडल्स हैं, इनके हमेशा एक राइट हैंड में एक वास है, मतलब जिसमें गुलदस्ता सा टाइप का होता है, ठीक है, वो है ये है इनकी पहचान, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है एक फ्यूचर बुद्धा। फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा इसलिए कहा जाता है रीजन ये है, ये कहा जाता है कि जब लोगों में बिल्कुल बुद्धिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, कि बुद्धिज्म की जो नॉलेज है, लोगों का जो एक रिलीजन है हमारा, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगा, तो दोबारा से जो मैत्रेय है वो जन्म लेंगे, ठीक है भाई, बुद्धिज्म को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। अगले है अवलोकितेश्वर। एक इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेना मैत्रेय के बारे में, फ्यूचर बुद्धा, ये इंपॉर्टेंट है। अवलोकितेश्वर का भी देख लेता अगर मिल जाए तो, क्योंकि इनके हाथ में एक रहता है, अवलोकितेश्वर जो है उनके राइट हैंड में रहता है एक लोटस, ठीक है, एक लोटस, और एक तरफ रहता है एक जेम्स। मैं दिखा देता हूं अगर मिल जाए तो। कोई क्लियर इमेज मिल नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, वैसे लिख लेना, ठीक है। अवलोकितेश्वर की जो इंपॉर्टेंस है, उनके एक हाथ में है लोटस पेटल, मतलब एक कमल का फूल है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक स्टोन है, स्टोन मतलब जैसे एक प्रीशियस स्टोन है जिसको कहते हैं चिंतामणि। अगली है मंजूश्री। मंजूश्री, इनके हाथ में एक में कमल का फूल है, एक में है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ये देखो, ये है थोड़ी सी क्लियर इमेज, ठीक है, एक हाथ में इनके फूल रहता है और एक हाथ में इनके तलवार रहती है। तो ये भी एक बोधिसत्व है मंजूश्री। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो अगले हैं वज्रपानी, इनको बस इनके आगे बस एक लाइन लिख देना, एक छोटा सा पॉइंट, बोधिसत्वास ऑफ स्ट्रेंथ, बोधिसत्वास ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, और जो तारा है वो एक फीमेल बोधिसत्वास है।
ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा बुद्धिज्म। अब कॉज ऑफ डिक्लाइन देखो, एक चीज और है, वो ये कि अब जैसे हम जैनिज्म कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जैनिज्म और कर लेंगे हम, उसके बाद अब फिर मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, स्टोन एज हो गया, आईवीसी हो चुका है, वैदिक मतलब दोनों हो गया, ठीक है, लेटर वैदिक अर्ली वैदिक दोनों हो गया, महाजनपद हो गया, मॉरेंस हो चुका है, बुद्धिज्म हो चुका है, और जैनिज्म अभी हो जाएगा। जब ये चैप्टर सारे हो जाएंगे ना अपने, जैनिज्म वाला हो जाएगा, उसके बाद देखो क्या क्या बचेगा। एक तो जैसे संगमेज, ठीक है, गुप्ता, हर्षवर्धन, ठीक है, ये पर मतलब अब पढ़ाने का स्टाइल ये रहेगा कि जैसे हमारे जर्नलिज्म तक हो जाएंगे चैप्टर्स, उसके बाद अराउंड कम से कम भी हम 50 या 60 क्वेश्चंस पूरे एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब टेस्ट नहीं है, बस सॉल्व करेंगे कि पीवाईक्यू से कभी कोई क्वेश्चन आ रखा है कि नहीं आ रखा, और अगर क्वेश्चन आ रखा होगा तो मतलब उसकी वजह से हम कोई अगर हमें नया क्वेश्चन मिलता है कि सर ये पढ़ाया नहीं या ये चीज नहीं आई है, तो उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने एक बार थ्योरी तो कर ली है, ठीक है, पीवाईक्यू के हिसाब से भी हम इन चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ठीक है, कि इन चैप्टर से फॉर एग्जांपल आईबीसी से 10 तरह के क्वेश्चन है, तो 10 के 10 देख लेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट पता चल जाएगा तुम्हें भी कि तुमने जो पढ़ा है वो कितना रिलेवेंट है और कितना नहीं है। हो भी सकता है इन 10 में से अगर 8 क्वेश्चन भी तुमसे निकल रहे हैं तो बहुत सही है, 2 क्वेश्चन जो बचेंगे उनको फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ये चीज है, तो वो चैप्टर तुम्हारा थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों की तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन अगर नहीं निकला तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो किसी से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जैनिज्म को एक बार थ्योरी से करने के बाद पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू या एमसीक्यू जो भी है वो करेंगे कि भाई इस चैप्टर से देखो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, तुम्हारी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, कुछ नया चीज होगा तो उनको तुम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, पंद्रह मिनट बाद जो की क्लास लेंगे। ठीक है, Yeah.